हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी लिटरेचर विद भावनगरी चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज है मंडे और मैंने जैसा कि आपको गुड न्यूज़ दी थी कि मंडे से हमारी रामचंद्र शुक्ल बुक पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो अब हमें देखना ही है, एक मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास देखा जाए तो ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। 60 से 80% सवाल इसी बुक से आते हैं। आपका चाहे यूजीसी नेट एग्जाम हो या फिर आपका डी ट्रिपल एस बी एग्जाम हो, टीजीटी पीजीटी एग्जाम हो या फिर केवीएस एनवीएस, मतलब अन्य लेक्चरर एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर या और तो यूपीएससी ऑप्शनल हिंदी सब्जेक्ट में भी ये सिलेबस लगा हुआ है आपका। तो देखिए, जब इतने बड़े-बड़े एग्जाम में लगा हुआ है तो इससे कितना ये बुक अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है, मतलब बच्चे अक्सर पूछते हैं कि हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़े क्यों? तो ये हर एग्जाम में ये टॉपिक ऐसा है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम इसको आसान भाषा में कैसे पढ़ें, कैसे इसके नोट्स बनाएँ? क्योंकि ये अपने आप में बहुत विस्तृत वो है सिलेबस, हिंदी साहित्य का इतिहास ही केवल। तो इसका ये होता है, अक्सर बच्चे कहते हैं कि इसे कैसे कंप्लीट करें? इतनी बड़ी बुक है, इतना सारा सिलेबस है, मतलब कहने को तो ये सिर्फ़ 4 कालों में ही है, लेकिन इसे पढ़े कैसे? कैसे हमें पता लगेगा कि इम्पोर्टेंट क्या है, कैसे नहीं? इसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? तो जैसे कि आप थंबनेल पर भी देखेंगे जब वीडियो अपलोड हो जाएगी कि हिंदी साहित्य का इतिहास को आसान भाषा में कंप्लीट करने की टॉप स्ट्रैटेजी। तो जी हाँ, आज हम आपको ये बताएँगे नोट्स कैसे बनाएँ, कैसे इसे स्टडी करें, क्या-क्या इसमें चीज़ें इम्पोर्टेंट है, कैसे पता करें और क्या किस तरीके से हमें अच्छे से कवर बुक हो जाएगी जल्दी ही। तो चलते हैं अपनी बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ओके? तो देखो, जैसे आपको दिख भी रहा होगा, क्या लिख रहा है? हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना थोड़ा विस्तृत और फैला हुआ लगता है, लेकिन अगर सही तरीके से नोट्स और रणनीति बनाई जाए, तो यह काफ़ी आसान और इंटरेस्टिंग हो जाती है, ठीक है? मतलब बहुत जब अगर हम सही से किसी चीज़ की रणनीति सही तरीके से बना लेते हैं, ठीक है? तो उसमें चीज़ों को इंटरेस्ट मतलब हमें चीज़ों में इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। मान लो कोई किसी चीज़ के वही वाली बात है ना, किसी बात का हाथ या पैर नहीं है और बात शुरू कर दी तो किसी का भी इंटरेस्ट नहीं होता। तो हमें इंटरेस्ट है, सबसे पहले अपने अंदर इंटरेस्ट पैदा करना है इस बुक को पढ़ने के लिए। जब इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो हमें हर चीज़ बोझ सी लगेगी। इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है। इंटरेस्ट हुआ तो हम चीज़ों को आसानी से कवर कर सकते हैं। अब जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा पहला पॉइंट, ठीक है? क्या है पहला पॉइंट? कि नोट्स कैसे बनाएँ, ठीक है? टाइमलाइन के आधार पर यानी टाइमलाइन के आधार पर हमें नोट्स बनाना है, ठीक है? टाइमलाइन कैसे? जैसे ये 4 काल हैं, इन्हें सबसे इनके टाइम देखेंगे, समय देखेंगे, इनको देखेंगे। देखो मैंने हर एक चीज़ अच्छे से अ, बस बनाई है आपके लिए स्ट्रैटेजी। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगे तो चैनल को जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ना जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। शायद ये स्ट्रैटेजी सबके काम आए। आई होप इस वीडियो से आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। और देखते हैं, टाइमलाइन के आधार पर नोट्स बनाने हैं, ओके? हिंदी साहित्य को सबसे पहले क्या करना है? हमें टाइम पीरियड में बाँट लेना है, यानी इनके जो टाइम पीरियड है, उनमें बाँट लेना है, कालों में इसे बाँट लेना है। जैसे आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहते हैं, वो तो जब हम पढ़ेंगे तो मैंने बताया आपको। भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, ओके? राइट? अब चलते हैं क्या कि हर काल के लिए एक हमें पेज या कॉपी बना लेनी है। या तो आप A4 साइज़ के जो पेपर्स आते हैं वो रख लीजिए या फिर आपकी स्पाइरल कॉपी आती है, उन्हें रख लीजिए नोट्स बनाने के लिए। तो हर काल के लिए वाक़ई हर काल के लिए अगर अलग-अलग पेज या कॉपी रखोगे तो उसमें उस काल से रिलेटेड जो भी आपका इम्पोर्टेंट मिलता जाएगा, आप उसे नोट करते जाओगे। इसलिए हर काल के लिए अलग पेज या कॉपी ज़रूर रखें। अब चलते हैं पॉइंट बी। बी पॉइंट यानी ब हर काल के अंदर ये पॉइंट ज़रूर नोट करें। कौन-कौन से पॉइंट नोट डाउन करने हैं आपको? हर काल के नोट्स में ये स्ट्रक्चर फ़ॉलो करें। कौन-सा? काल की समय सीमा यानी कि हर काल की समय सीमा नोट डाउन करनी है। उसकी मुख्य विशेषताएँ, इनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल नोट डाउन करना है। प्रमुख कवि और लेखक,
कि अब आप कहोगे ये प्रमुख कवि और लेखक हमें पता कैसे चलेगा? उसका भी सॉल्यूशन है, अभी रुकिए, धैर्य रखिए। फिर 4th पॉइंट आता है महत्वपूर्ण रचनाएँ। अब ये भी एक सवाल है कि महत्वपूर्ण रचनाओं का कैसे पता चलेगा? उसका भी पता चलेगा। भाषा और शैली, ये वो पॉइंट हैं जो हर हमें काल के बारे में नोट डाउन करने ही है। तो ये आपको फॉलो करना है स्ट्रक्चर हर काल के लिए, यानी प्रत्येक काल के लिए आपको करना है, राइट? नेक्स्ट चलते हैं। एग्जाम्पल भी देकर बताया मैंने, देखो कैसे करना है आपको। एग्जाम्पल जैसे आपने ले लिया भक्ति काल, ओके, राइट? तो इसकी समय सीमा क्या है? 1375, ठीक है? इसकी विशेषता क्या है? अभी ये मैंने शॉर्ट नोट्स में बना के दिया है एग्जाम्पल के तौर पर। ये हो गया। अब इसकी विशेषता क्या है? भक्ति भाव। भक्ति काल में भक्ति भाव, ईश्वर की उपासना। अब कवि, जैसे अब आप देखते भी हो, बचपन से पढ़ते भी आ रहे हो, तो ये तो हमें पता ही होगा कि भक्ति काल के इम्पोर्टेंट कवि कौन से हैं? कबीर, तुलसीदास, सूरदास, ठीक है, राइट? तो ये ऐसे कबीर, तुलसीदास, सूरदास, राइट? अब आते हैं रचनाएँ। रचनाएँ का रामचरितमानस, साखी, पदावली। जो चीज़ें बचपन से, एक तो हमें यहाँ भी इम्पोर्टेंट पता चल जाता है जब हम हिंदी पढ़ते हैं ना, और जैसे हमारी क्लासें बढ़ती जाती है तो हम बचपन से जो चीज़ पढ़ते जाते हैं वो अपने आप में इम्पोर्टेंट होती चली जाती है। जैसे हम बचपन कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, ये तीनों चीज़ें पढ़ रहे हैं हम, बचपन से ही पढ़ रहे हैं, और तो ग्रेजुएशन, मास्टर्स इनमें भी। तो ये अपने आप में खुद ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है? ये रचनाएँ। नेक्स्ट चलते हैं, अब आते हैं हम थर्ड सी पॉइंट पर, कि नोट्स और माइंड मैप, यानी शॉर्ट्स नोट्स बनाने हैं हमें, माइंड मैपिंग, ठीक है? माइंड मैप के थ्रू। बड़े उत्तर को छोटे पॉइंट्स में, मान लो कोई बड़ा है, जैसे अब हम लिख कि ये है, जैसे साखी किसकी है ऐसे, तो हम इसे यूँ ना लिखें कि कबीरदास जी की ये रचना है, ऐसा ना लिख के हम सीधे लिख दो कबीरदास और सामने उसकी रचना, बस। ये नहीं है पूरा उसे मतलब एक बुक लैंग्वेज में लिखना है, ऐसा नहीं। शॉर्ट्स नोट्स का माध्यम यही है कि सिर्फ हमने राइटर लिखा, उसकी रचना लिखी। ये नहीं कि ये राइटर है, उसकी ये रचना है, फिर ये है उसका वो है, ऐसा नहीं करना है। ये फिर नहीं तो अपनी एक तरीके से बुक बन जाती है। शॉर्ट्स नोट मतलब सिर्फ एक कीवर्ड लिखना और कीवर्ड उसका जो है वो लिखना है। ठीक है? तो ये कह रहा है कि बड़े उत्तर को छोटे पॉइंट्स में बदलो, तो भाई बदलिए, ऐसे बनाना है। फिर डायग्राम या माइंड मैप बनाओ, रिवीजन के लिए बेस्ट होता है। ओके, राइट? अब आगे, अब दिमाग में आ रहा होगा ये सब तो हो गया कि हाँ, हमें ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है, ये करना है, ये करना है। अब कैसे तैयारी करें? तैयारी मतलब कैसे करनी है हमें? सबसे पहले मतलब कहाँ से करें? यही है ना सवाल, कि एक अच्छी बुक लेनी, अच्छी बुक वही है हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र बुक, ऑथेंटिक सोर्स है, आप यहाँ से अगर कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत है तो क्लेम भी कर सकते हो, राइट? अब इसके या फिर आप कोई गाइड, जैसे आप दृष्टि की गाइड है वो ले सकते हैं, लेकिन वो मैं बता दूँ, अगर वहाँ से कोई क्वेश्चन क्लेम करना चाहे तो वो क्लेम नहीं कर सकते। इसलिए मेरी मानो तो आप हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र बुक ही लें, रामचंद्र शुक्ल की ही बुक लें। ये ज़्यादा सही रहेगा। ज़्यादा पैसों की नहीं आती, सस्ती सी आती है, तो आप ले सकते हैं, ठीक है? मैंने भी ट्यूशन के पैसों से ही ली है, होम ट्यूशन कराती हूँ बच्चों को, उन्हीं से ही ली है। तो या कोई आसान गाइड, गाइड को देखो मैं कह रही हूँ, गाइड दृष्टि की है, वो 5 टू 10 यूनिट के लिए बेटर है, ठीक है? लेकिन अगर आप क्या लोगो वहाँ से हिंदी साहित्य के इतिहास के क्वेश्चन को क्लेम करो तो वो सही नहीं है। वो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसमें चीज़ें मिस भी हो सकती हैं, गलत हो सकती हैं। तो इसलिए ऑथेंटिक सोर्स हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ही है। वो आपके ऊपर आप क्या फ़ॉलो करें, आपको क्या अच्छा लगता है, ठीक है? राइट? अब चलते हैं बी पॉइंट पर। रोज़ एक टारगेट सेट करें। बिल्कुल सही। अगर आप टारगेट ही सेट ना करोगे, मान लो 4 काल है, अगर आप ये सोच लो 4 कालों को एक साथ पढ़ लें, या सोचो 4 काल है, 1 दिन में भक्ति काल को खत्म कर दें, ऐसा नहीं। टारगेट सेट करो, एक टारगेट सेट करो, फिर उसे कंप्लीट करो। ऐसे रोज़, जैसे पॉइंट बता दिया, रोज एक काल या एक टॉपिक, काल के अंदर भी आप एक टॉपिक पढ़ सकते हो, वो आप देखो आपको क्या सुटेबल है, यानी आपको किस टाइप से पढ़ सकते हो आप, एक टॉपिक ही पढ़ सकते हो या फिर रोज एक वो पढ़ सकते हो काल, वो आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि सबका पढ़ने का तरीका अलग है, कौन कितना ज्यादा कवर कर पाता है चीजों को, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट? 2-3 घंटे नियमित पढ़ाई करो,
मतलब अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो और आपको लगता है कि 1 घंटा भी बैठना मुश्किल है, तो आप थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ने की आदत डाल सकते हैं, एकदम से नहीं पढ़ पा रहे हो तो। अब चलते हैं सी पॉइंट पर, बार-बार रिवीजन। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मेरा तो ये मानना है कि सोर्स कम बेशक हो, चलेगा, लेकिन रिवीजन कई बार हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि आप सोर्स इतना ज़्यादा कर लो कि ये बुक भी खरीद ली, वो भी खरीद ली और पढ़ ही नहीं रहे हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। लिमिट सोर्स हो लेकिन रिवीजन आपका मल्टीपल टाइम रिवीजन ज़रूर हो, तो वो बेटर है। एक सोर्स रिवीजन मल्टीपल टाइम, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ये समझ लो। तो भाई रिवीजन रिवीजन रिवीजन, मैं कई बार बताऊंगी, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, चाहे सोर्स आप एक ही इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन रिवीजन जरूर करो। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल करता है हमारे किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में। अब रिवीजन करना कैसा है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एक दिन बाद, यानी कि जैसे आज पढ़ा और सोने से पहले रिवाइज कर लिया, फिर जब अगले दिन कुछ पढ़ोगे तब रिवाइज कर लो, 1 हफ्ते में कर लो, 1 महीने बाद कर लो। तो इस टाइप से आपके 3-4 बार वो रिवीजन में आ जाएगा, राइट? यह लॉन्ग टर्म याद कर रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब चीज़ों को अगर लंबे समय तक याद रखना है तो भई बार-बार रिवीजन करना होगा आपको, राइट? इसमें कोई दो राय नहीं है, रिवीजन माँगता ही है। अब चलते हैं अपने डी पॉइंट पर। डी पॉइंट क्या है हमारा? देखते हैं। हुँ, पिछले प्रश्न पत्र यानी पीवाईक्यूज़ हल करें। ये यहाँ पे हल करें, ठीक है? करो नहीं करें। भई आप कहोगे पीवाईक्यू करने का महत्व है क्या? पहले तो ये। अब देखो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दी, चिंता ना करो, एक-एक पॉइंट नोट डाउन करा है मैंने आपके लिए। स्ट्रैटेजी ऐसे ही नहीं बना के लेके आई हूँ। इससे समझ आता है क्या इम्पोर्टेंट है। आप पीछे कह रहे थे ना कि हमें कैसे पता चलेगा इम्पोर्टेंट राइटर या इम्पोर्टेंट रचना, ये कौन-सी इम्पोर्टेंट रचना है, कौन-सी इम्पोर्टेंट लेखक है, कैसे पता वो चलता है हमें पीवाईक्यू से, ठीक है? जितने ज़्यादा पीवाईक्यू करोगे, उतना ज़्यादा आप एनालिसिस कर पाओगे कि इसमें इस एग्ज़ाम के लिए हमें क्या इम्पोर्टेंट है, क्या पढ़ना है, कौन से राइटर इम्पोर्टेंट है, कौन सी रचना इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें हमें पीवाईक्यू ही दिलवाता है, ठीक है? तो इसलिए इससे समझ आता है कि क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है। तो पीवाईक्यू अब समझ आया होगा पीवाईक्यू क्यों इम्पोर्टेंट है। और आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि कितने साल के, तो भाई 5 साल के तो कम से कम पीवाईक्यू करने ही है। और अगर आपकी इच्छा है कि और इंटरेस्ट है बहुत ही ज़्यादा कि नहीं मैं और भी करूँ, तो आप 10 साल, 10 साल कर लिए तो ये समझो आपका बेड़ा पार, राइट? अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। बार-बार पूछे जाने वाले कवि या काल याद हो जाते हैं। देखो आ गया ना वही बात कि भई जब हम पीवाईक्यू करते हैं, मान लो 2025 में का कालिदास पूछे गए हैं, फिर 26 में भी वही। तो मतलब कालिदास इम्पोर्टेंट हमें पता चल गया 2-3 सालों से कालिदास पूछे जा रहे, तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट हो ही गए। अब हमें उनके बारे में एडवांस चीज़ें जैसे मान लो उनकी एक रचना पूछ लें, तो हो सकता है नेक्स्ट एग्ज़ाम में उसका एडवांस पूछ लें, एडवांस कैसे? उसकी रचना के बारे में पूछ लें, तो हो सकता है। तो हमें फिर वो पता चल जाता है कि भई ये राइटर है, ये रचना है, अब एक कदम हमें आगे जाना है, यानी अब उस रचना के बारे में जानना है, राइट? ऐसे हमें ये पीवाईक्यू से पता चलता है। तो पीवाईक्यू एंड रिवीजन मैंने स्टार्टिंग में जब सिलेबस करवाया था तो उसमें भी आपको पहले ही बता दिया, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए 3 चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं। कौन-कौन सी? अगर आपने वो वीडियो जाकर नहीं देखे तो जाके देखिए। बुक लिस्ट वाली भी वीडियो देख लीजिए और एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना है वो वाली वीडियो भी जाकर देख सकते हैं आप, राइट? तो मैं फिर भी यहाँ पे मोटे तौर पे बता दूँ, नंबर 1 पे आता है आपका सिलेबस, ठीक है? इम्पोर्टेंट रोल करता है। सिलेबस को जितना अच्छे से ज़्यादा डिटेल में सॉल्व कर पाओ, उतना ज़्यादा करना। नंबर 2 पे आता है पीवाईक्यू और नंबर 3 पर आता है आपका रिवीजन, 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 रिवीजन। यानी आपको जितनी बार रिवीजन करना है, उतनी बार कीजिए, ठीक है? आपको जितनी बार कर सको रिवीजन, उतनी बार करिए। अब चलते हैं हमें कैसे स्टडी करें, यानी कि बुक ले ली,
पीवाईक्यू की भी बुक ले ली, सब कुछ ले लिया, सिलेबस ले लिया, सब कुछ ले लिया। अब स्टडी कैसे करना है, ये है ना। अब बताते हैं स्टडी की ट्रिक कैसे आपको करनी है, राइट। कहानी की तरह पढ़ो, यानी कि जैसे आप रामचंद्र शुक्ल की बुक लोगे और कोई काल उठा है, तो आपको अपने माइंड को एकदम बिल्कुल ऐसे ले जाना है, सोचना है कि आप उसी काल में हो, ये सोच के पढ़ना है। बिल्कुल एकदम कहानी की तरह, ये सोचो तुमने ही वो इतिहास रचा है, भक्ति काल के समय तुम ही थे। इस टाइप से अगर आप पढ़ोगे तो चीजों को जल्दी से मेमोरी में कर पाओगे, याद कर पाओगे, बहुत जल्दी याद रहेगी वो चीजें। जितना ज्यादा मतलब किसी चीज को अपने से रिलेट करके पढ़ोगे, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलता है। वो चीजें ज्यादा लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक आपको वो चीजें दिमाग में रहती है, याद रहती है, राइट। अब क्या है, कैसे पढ़ना है, देखो ये भी लिख दिया मैंने, दिखा देती हूँ। हाँ, हिंदी साहित्य को हिस्ट्री की तरह नहीं, हिस्ट्री की तरह पढ़ोगे तो बोर हो जाओगे, नींद आ जाएगी। कहानी की तरह समझो, किस समय क्या हुआ, क्यों हुआ, कौन से कवि आए, उन्होंने कौन सी रचनाएं की, ठीक है। आपको इस टाइप से पढ़ना है, राइट। आई होप आपको सब चीजें अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर आपको लगता है कि नहीं ये चीजें मुझे समझ नहीं आए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, राइट। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने सोचा कि ये नोट डाउन करना चाहिए, तो मैंने ये किया। देखो, तुलना करो, सही बात है। अगर तुलना नहीं करोगे तो हमें पहचान नहीं होगी चारों कालों में है क्या। तो इसलिए कंपैरिजन वेरी इंपॉर्टेंट। भक्ति काल vs रीतिकाल, जब भी तो पता चलेगा इसमें क्या है, इसमें क्या है। आदिकाल vs आधुनिक काल, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, राइट। अगर आपको वाकई अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आपको ये सब करना पड़ेगा, राइट। अब चलते हैं आगे। एक्टिव रिकॉल टेक्निक, यानी कि पढ़ने के बाद मतलब आपको बहुत जल्दी से चीजों को रिकॉल करना की टेक्निक क्या है। एकदम देखो, पढ़ने के बाद खुद से पूछो, अगर आप चाहते हो एकदम चीजें को रिकॉल कर ले कि हमने क्या पढ़ा है, तो उसके लिए आपको क्या है, पढ़ने के बाद खुद से प्रश्न करो, या खुद से दिमाग, जैसे आप कुछ काम कर रहे हो तो सोचो कि हमने आज ये पढ़ा है तो क्या क्या पढ़ा है, अपने माइंड में उस चीज को चलाते रहो। तो उससे आपके मतलब लंबे समय तक वो चीज वो माइंड में बनी रहेगी। ये जैसे आप पढ़े, सपोज करो आपने 5 मिनट पढ़ा कुछ टॉपिक, ठीक है, या 1 घंटा पढ़ा। अब तो तुम रेस्ट करोगे, तो एकदम आंखें बंद करना, आंखें बंद करके ये सोचना तुमने पढ़ा क्या है, उसे एक बार अपने माइंड में घुमा लोगे आंखें बंद करके, तो वो चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रह जाएगी। दावा है मेरा, इसे करके देख लेना। अब चलते हैं इस काल के कवि कौन है। ये चीजें जैसे आपने कोई काल पढ़ा तो इस काल के कवि कौन है, इम्पोर्टेंट क्या है, इसकी विशेषता क्या है, ये तो मैं आपको पीछे बता के आ चुकी हूँ। लेकिन ये वो है, जैसे आप मान लो 1 घंटा पढ़ा उसके बाद रेस्ट करो, तो आंखें बंद करके रेस्ट करो और सोचो, खुद से पढ़ो, उसे कहते हैं खुद से पढ़ना, सोचना, राइट। मुख्य विशेषता है ये हो गए। अब लिख कर याद करो। अब ये मैंने क्यों नोट डाउन करा है, क्योंकि कुछ एग्जाम हमारे ऐसे हैं जो रिटर्न होते हैं, राइट। और इससे क्वेश्चन आती है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो लिखकर याद करने का भी आप बेटर तरीका है, कर सकते हैं। जिसको नहीं है जरूरत तो वो तो बात अलग है, लेकिन अगर है कोई फ्रेशर ऐसा कि भाई उसका याद ही नहीं होता, लिख कर याद कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी अच्छा है। सिर्फ पढ़ने से नहीं, लिखकर प्रैक्टिस करो, लिखकर प्रैक्टिस करनी है। अब एग्जाम में लिखना आसान हो जाएगा, अर्थात प्रश्न को हल करने में आसान हो जाएंगे। अब ये मैंने क्या लिखा है कि एग्जाम में लिखना तो आसान हो जाएगा, यानी लिखने वाले एग्जाम तो आप कर लोगे फिर, अगर लिख लिख के याद करो। ये मैंने लिखा है प्रश्न हल करने आसान हो जाएंगे, यानी जो मल्टीपल चॉइस में पूछे जाते हैं वो भी आसान हो जाते हैं, राइट। अब आपको बोनस टिप्स क्या है, इस एग्जाम के बोनस टिप्स बताती हूँ कि क्या करना है। हाइलाइटर से इंपॉर्टेंट चीजों को मार्क करें, भाई सही बात है। पहले मैं बता दूं, एकदम रामचंद्र शुक्ल बुक को लेते ही पढ़ना स्टार्ट करोगे, ठीक है, पर एकदम हाईलाइट करना मत स्टार्ट करना, ठीक है। कम से कम आपको 3 4 5 6 साल के पीवाईक्यू करने हैं, राइट, और कई बार करने हैं, राइट। और रामचंद्र शुक्ल की बुक को आपको पहले 2 3 बार पढ़ लेनी है, उसके बाद हाईलाइट करना शुरू करना है आपको। पता है क्यों, क्योंकि हमें क्या लगता है ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी पूरी बुक हाईलाइट करके फेंक देते हैं, और जब आती है ना रिवीजन करने की बारी, जब कहते हैं भाई क्या क्या रिवाइज करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा,
तो इसलिए प्लीज़ मेरी बात मानिए, 1-2 बार उसे पढ़ लीजिए अच्छे से और पीवाईक्यू कर लीजिए और फिर देखिए कि इसमें क्या-क्या इम्पोर्टेंट है और मैं बताऊँगी पीवाईक्यू करने किस टाइप से आपको बताऊँगी। छोटे चार्ट्स बनाओ, दीवार पर लगाओ, सही बात है। जैसे मतलब हमने भक्ति काल पढ़ा, उसमें इम्पोर्टेंट राइटर है, बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं मान लो 20 है, 20 में से भी 10 राइटर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो ऐसे मतलब यहाँ से 100% आना ही है प्रश्न। उस टाइप के छोटे-छोटे फ्लो चार्ट्स चार्ट्स बना-बना कर आप वॉल पर टाँग सकते हैं, लगा सकते हैं। उससे क्या है जब भी आप अपने रूम में आओगे, जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ लगाओगे और उससे क्या होगा जब भी आओगे आपका एकदम माइंड दिमाग वहीं पर, नज़र आपकी वहीं पर जाएगी और वो बार-बार दिखेगी। तो शायद आप उससे और जल्दी याद हो जाए। तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है मतलब अच्छी बात है। वीकली टेस्ट सही बात है। ये टेस्ट, टेस्ट, टेस्ट वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। टेस्ट रिवीजन वेरी इम्पोर्टेंट, राइट? अब क्विक स्ट्रैटेजी बताएँ एक लाइन में बताई जाए तो क्या है? एक लाइन में खत्म करो इस बात को। पढ़ो, समझो, फिर नोट्स बनाओ, रिवाइज़ करो, प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट करो, राइट? ये हमारी यहाँ पे सारी बातें इसकी रामचंद्र शुक्ल सीरीज़ की क्या होती है? एंडिंग मतलब मैंने एंडिंग नहीं होती कहने का मतलब स्ट्रेटेजी एंडिंग होती है। मैंने आपको आज स्ट्रेटेजी बताई है। आई होप मुझे पूरी उम्मीद है आपको इससे हेल्प मिलेगी ही मिलेगी 100%। हाँ, मैं आपको बताई पीवाईक्यू कैसे करना है। देखो, मान लो आपने 2025 का पीवाईक्यू उठाया, ठीक है? उठा लिया। तो आपको साथ में कॉपी और पेन रखना है। मार्क 1 से 100 तक काउंटिंग लिख लेनी है। फिर जैसे आपने पहला प्रश्न सॉल्व किया वो हो गया तो राइट, नहीं हुआ तो रॉन्ग। उस टॉपिक को नोट डाउन कर लेना है कि इस टॉपिक से मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ है। फिर अपने अगर आपने नोट्स बनाए हुए हैं, तो अपने नोट्स में देखना है जाके कि मैंने यहाँ क्या गलती की है। नोट्स में उसे नोट डाउन करते चलना है और नोट्स को फिर पढ़ते चलना है। तो इससे आपके ना इम्पोर्टेंट ये भी पता चल जाएगा आप कहाँ मार खा रहे हो, कौन से पॉइंट गलत कर रहे हो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में और हो सकता है उससे रिलेटेड करके आपके एग्जाम में आ जाए। तो इसलिए आपको पीवाईक्यू हमेशा कॉपी पेन के साथ सॉल्व करने हैं। राइट रॉन्ग और जो रॉन्ग क्वेश्चन है उसे आपको नोट डाउन करना है। राइट वाले तो आपके याद ही रह जाएंगे क्योंकि जब वो याद है तभी तो सही कर पा रहे हो ना, समझ पा रहे हो ना उसे। तो इसलिए ऐसे। अब ये मैंने नीचे लिख रखा है कि नोट यूनिट 7 की सभी कहानियाँ निम्न वेबसाइट पर उपलब्ध है। हाँ जी, मैंने आपसे बताया था कि मंडे से हमारी रामचंद्र शुक्ल की बुक पढ़ाई जाएगी, तो आज मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी है, फिर अपनी कल से अपनी पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो और यूनिट 7 भी चल रही है हमारी, तो यूनिट 7 के बारे में इसलिए मैंने यहाँ पे लिखना चाहा कि बता दूँ। स्ट्रैटेजी के साथ-साथ। तो हिंदी समय .com पर भी है यूनिट 7 की सभी कहानियाँ हमारे टेलीग्राम पर जाइए, जॉइन कर लें जल्दी से ताकि हर क्लास आपको डेली देखने के लिए मिल रही है। हिंदी लिटरेचर विद भावनागिरी। कौन-सा है ये? हिंदी लिटरेचर विद भावनागिरी टेलीग्राम चैनल है। जाइए जल्दी से जॉइन करो और हर कहानी को पढ़िए। प्लेलिस्ट का नाम है यूजीसी नेट हिंदी कहानी। ये मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। जाइए देखिए। आपको दिखा देती हूँ ये रही, ये प्लेलिस्ट है। ये रहा यूजीसी नेट ये प्लेलिस्ट का नाम है, देख लीजिए और जल्दी-जल्दी पढ़िए, बिल्कुल अच्छे से डिटेल में पढ़ाई है, बहुत अच्छे से। आप भी कह दोगे हाँ भाई कहानी पढ़ो तो ऐसी। जो उसके मेन पॉइंट होते हैं बहुत डिटेल में लिखे हैं वो मैंने। ये रही प्लेलिस्ट। ओहो सॉरी ये रही, ठीक है। जॉइन अस टेलीग्राम चैनल, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, आपको हर पीडीएफ वहाँ पर उपलब्ध है। ये रहे सबके साइन यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। तो आई होप मेरी स्ट्रेटेजी आपके लिए 100% नहीं तो कुछ परसेंट ज़रूर यूज़फुल होगी, इतना मुझे भरोसा है। पर इस स्ट्रेटेजी के बारे में फीडबैक ज़रूर दीजिए, ठीक है? अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, धन्यवाद।